हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास अभी कंटिन्यू आप लोग का चल रहा था। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग को किसके विषय में बताया गया था? तो हमने एटम का चर्चा किया था कि एटम क्या होता है। नहीं, बहुत सारे डायग्राम दिखाए थे, बहुत सारे प्रैक्टिकल व्यू दिखाया गया था, जिससे हमने पूरी कोशिश की कि आप लोग को ये समझ में आए कि एटम क्या होता है। मैंने बताया भी था कि अगर कोई आपसे पूछता है तो सिंपल फॉर्म में आप कह सकते हैं कि एलिमेंट का जो सबसे सूक्ष्मतम या सबसे छोटा रूप होता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म द या माइन्यूट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम आपका ग्रीक वर्ड था जो ए प्लस टॉम से बना हुआ था। ए का मतलब था नॉट और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, यानी जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके। तो मैंने बताया भी था कि आपसे अगर कोई पूछता है एटम क्या है, तो आप जहाँ कहीं भी उपस्थित रहे तो कोई भी चीज़ वहाँ दिखाई दे उसको फटाक से पकड़िए और फटाफट उसके सामने डिवाइड करना शुरू कीजिए। डिवाइड करते 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 तोड़िए और तोड़ने के बाद उसके हाथ में थमा दीजिए और कहिए कि दिस मच इज एटम, दिस मच इज एटम, जिसकी मदद से बना हुआ है। मैंने ये भी बताया था कि एटम जो होता है वो एटम की मदद से ही सारे सब्सटेंस के निर्माण होते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर आपका प्लाज्मा के फॉर्म में हो, या अदरवाइज आपका बॉस-आइंस्टीन कंडेंसी के फॉर्म में हो, आयंस के फॉर्म में हो, केटायंस हो, एनायंस हो, ये सारे के सारे किससे बने होते हैं? तो टोटल का टोटल बेटा एटम से ही फॉर्म किया हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है? तो ये सारे के सारे एटम से बने होते हैं। ठीक है, ये पढ़े थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के विषय में पढ़े थे कि आखिर जब एटम के विषय में हम बहुत कुछ जान गए तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम का जिस पार्टिकल्स की मदद से निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोले थे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोले थे। क्या बोले थे? उपपरमाणविक कण। हमने बताया था कि 37 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो उपपरमाणविक कण है वो 37 को यानी 37 को हम लोग खोज चुके हैं। 37 को, उसमें आपका 3 आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने इलेक्ट्रॉन के विषय में बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, उस पर एब्सोल्यूट चार्ज 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, रिलेटिव चार्ज -1 होता है, एब्सोल्यूट मास जो होता है एब्सोल्यूट चार्ज ESU में लिखिएगा तो माइनस में 4.8 इंटू 10⁻10 ESU के बराबर होता है नहीं, और एब्सोल्यूट मास लिखिएगा तो 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम या -31 kg के बराबर होता है। और मास भी बताया था कि 0.00055 यानी लगभग 0 के बराबर उसका रिलेटिव मास हो जाता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का E से रिप्रेजेंट करते हैं या बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं नहीं। और इलेक्ट्रॉन को खोजने का काम जे थॉमसन किया था। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है उसको AR मेलिकॉन ने निकाला था। किससे? तो वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला था। जे थॉमसन E/m का मान दिया था नहीं, जो 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम के बराबर आया था। तो ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉन के विषय में पढ़े थे। सिमिलरली हमने प्रोटॉन के विषय में पढ़ा, फिर न्यूट्रॉन के विषय में जाना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। उसके बाद कुछ जो अनस्टेबल पार्टिकल्स थे, जैसे मैंने आपको बताया था पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, मेसॉन हो गया, ठीक है, मेसॉन पॉजिटिव हो गया, मेसॉन निगेटिव हो गया, पाई पॉजिटिव हो गया, पाई निगेटिव हो गया, न्यूट्रल ग्रेविटॉन हो गया। ये सब अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को छोड़कर ये सब भी पाए जाते हैं। किस में? किसी एटम में पाए जाते हैं। इसके बाद डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल का चर्चा किए थे कि डाल्टन्स ने बताया था कि एटम वह छोटा से छोटा हिस्सा होता है जिसको आपस में कंपोज किया जाता है तो किसी भी मैटर का फॉर्मेशन होता है। ऐसा डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो छोटे के छोटे हिस्से होते हैं जिसको आपस में हम लोग मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद किसी मैटर का, ऑब्जेक्ट का, सब्सटेंस का या बॉडी का निर्माण होता है। ऐसा डाल्टन ने कहा था, उसी को हम लोग एटम बोलते हैं नहीं। ऐसा डाल्टन ने, इसके बाद डाल्टन ने कहा था कि किसी भी एलिमेंट के एलिमेंट के कितनों मतलब बहुत ज़्यादा एटम्स को ले लेंगे, आपस में ये एक दूसरे के क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट का एटम से कंपेयर करेंगे तो वो बिल्कुल डिफर करता है। डाल्टन्स ने ये भी बताया था कि एटम जो होता है वो अल्टीमेट पार्टिकल्स होता है, अद्वितीय कण होता है नहीं, उसको नहीं क्रिएट किया जाता है, उसको नहीं डिस्ट्रॉय किया जाता है। डाल्टन ने ये भी बताया कि एटम्स अल्टीमेट पार्टिकल्स है
और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं अपने कुछ फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मास होता है, स्ट्रक्चर लेस होता है। हमने समझाया भी था, बाय डायग्राम भी आप लोग को दिखाया था कि डाल्टन ने क्या बताया था। हमने हाइड्रोजन एटम को लिया था, एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को लिया, फिर उसके साथ ऑक्सीजन से कंबाइन करवाया, वाटर का फॉर्मेशन करवाया। ये सब पीछे वाले लेक्चर में जो हम डाले हैं उसमें बताए थे। दूसरा, डाल्टन्स के थ्योरी के बाद मैंने मैक्सवेल के थ्योरी का चर्चा किया था। मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो था उसका चर्चा किया, जिसको क्लासिकल थ्योरी भी हम लोग बोलते हैं, तो उसका भी चर्चा किए। तो उसके चर्चा मतलब मैक्सवेल का जो थ्योरी था उसमें बताए थे किसी भी सोर्स से ऊर्जा जो रिलीज होता है, एनर्जी जो रिलीज होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है और कंटिन्यू रिलीज करता है। दूसरा ये भी बताए थे कि कोई चार्ज बॉडी है, वो अगर मोशन में होता है, चार्ज बॉडी अगर एक्सेलरेटेड चार्ज बॉडी होता है, एक्सेलरेशन में होता है, उसके पास मोशन होता है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वैद्युत चुंबकीय किरण के रूप में, तरंग के रूप में लगातार एनर्जी को रिलीज करते रहता है। तीसरा ये पॉइंट मैक्सवेल का था कि कोई भी मैग्नेटिक बॉडी है या मैग्नेट है, वो अगर टू एंड फ्रो, पेंडुलम वाला टू एंड फ्रो मोशन में होता है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्रिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लगातार ऊर्जा को निकालते रहता है, लगातार एनर्जी वहाँ से रेडिएट होते रहता है। यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ये पिछला लेक्चर जो आपको दिया गया था, पिछला एपिसोड, उसी का रिबैक हम दिखा रहे थे। आज आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत कुछ, आप देख रहे होंगे ये आपका एटम है, दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा आपका एटम है। एटम के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, यही हिस्सा को आज हम खोजने जा रहे हैं। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी हिस्सा को हम क्या करने जा रहे हैं, खोजने जा रहे हैं। और आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम खोजने क्या जा रहे हैं। तो आप ज़रा गौर से देखें तो आपको बिल्कुल ऑब्वियसली समझ में आएगा ये क्या है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से आपके बहुत सारे रे निकल रहे हैं। यहाँ एक आपका प्लेट है, ये आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, यहाँ पर आपका एक सिस्टम लगाया गया है, स्लिट सिस्टम। यहाँ पर आपका पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ कैसे डेविएशन होता है ये आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चे समझ भी गए होंगे कि सर आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं। देख रहे हैं कि बहुत सारे अल्फा रे इधर से आ रहा है, और आने के बाद देख रहे होंगे कि अल्फा रे क्या हुआ, इधर मुड़ गया। देख रहे होंगे अल्फा रे जिस रास्ते से आया उसी पर बैक हो गया, अल्फा रे आपको इधर निकल गया। तो ये कैसे कैसे सारा घटना घटता है, यही प्रयोग आज हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग को अनुभव हो गया होगा कि ये कहानी बेटा, इस टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, या तीसरे शब्दों में इसका नाम लिख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो जान लीजिए कि लगभग ये कहानी आपका 1911 के दशक का है, 1911 के दशक का है, जिस समय रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन यानी एटम के विषय में बहुत कुछ पता लगाने के पीछे पागल था। हालांकि रदरफोर्ड बहुत अच्छा परिवार से बिलोंग्स करता था। उसके पास अपना एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो रेडियो एक्टिव रे पर काम करती थी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो रेडियो एक्टिव रे पर ऑलरेडी उस समय वर्क कर रही थी। तो आप सोच सकते हैं ये 1911 का कहानी है लगभग। तो कहानी क्या कहता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का। ये सब कहानी तो आएगा, ये हम आपको दिखा रहे थे दिखाने मात्र के लिए कि आप देखिए कि आगे क्या होने वाला है। जो आज का टॉपिक है आपके सामने वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है। आराम से इसको पढ़ेंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। मैं बार बार कहता हूँ, सभी बच्चे को कहता हूँ, इंग्लिश का टेंशन, हिंदी का टेंशन, सब चीज़ भूल जाओ। एक एक चीज़ इतना स्पष्ट रूप से तोड़ तोड़ के आपको समझाएंगे, इतना स्पष्ट रूप से तोड़ तोड़ के समझाएंगे कि अगर कहानी की तरह याद ना हो गया हो, एकदम परफेक्ट नॉलेज दिया जाएगा। क्वेश्चन भी देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन बेटा जो लिखा हुआ है ना, एक भी पार्ट हम छोड़ने वाले में से नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं कि कोई पार्ट आपको ड्रॉप नहीं होने देंगे। 11th का पार्ट, 12 का पार्ट, उसके बाद आपका मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, आईआईटी, नीट, केवीपीवाई, ओलंपियाड, एनटीएससी, जो भी कंपटीशन का क्वेश्चन होगा एक एक करके सारे क्वेश्चन हम आपके पास लाएंगे, खुद भी बनाएंगे और बनाते बनाते आपको बनाने का लत भी लगवा देंगे, आप भी बनाइएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका दूसरा नाम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी है, यानी नाभिक का खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान से देखिएगा। और इसी को हम लोग रदरफोर्ड मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड्स मॉडल भी कहा जाता है। नहीं, इसको हिंदी में लिखेंगे
तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हम लिख सकते हैं। इसके और भी नाम है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी क्या, नाभिक का खोज। किसका खोज, नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और तीसरा इसका नाम लिख सकते हैं तो रदरफोर्ड का परमाणु एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणविक प्रारूप, परमाणविक प्रारूप यानी रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसका चर्चा करेंगे। बेटा ये एक्सपेरिमेंट है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो प्रयोग हम क्या करवाते हैं, जैसे हम घर में सब्जी भी बनाते हैं ना, तो वो भी हमारा एक प्रयोग होता है, वो भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक्सपेरिमेंट में पहले क्या किया जाता है, तो पहले जो एपरेटस होता है, जितने इंस्ट्रूमेंट या जितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे को हम इकट्ठा कर लेते हैं, वो सारे चीज़ को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मान लो जो भी हमको सब्जी बनाना हो, तो मान लो कि सब्जी कढ़ाई चढ़ा दे, उसके बाद नमक लाने चल जाए, मसाला लाने चल जाए, सब्जी खरीदने चल जाएगा तो बन गया सब्जी और खा लिया तुम लोग भरपेट खाना। नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो एपरेटस चाहिए, रदरफोर्ड जो प्रयोग करवाया था, तो उसमें पहले एपरेटस की आवश्यकता होती है। तो जिस चीज़ का हम सब्जी बनाते हैं या कोई काम करते हैं, मकान बनाते हैं, तो एक एक करके सब चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। वैसे ही रदरफोर्ड भी किया था, एक एक चीज़ को पहले इकट्ठा कर लिया। रदरफोर्ड क्या सब चीज़ लिया अपने प्रयोग में, तो पहले उस चीज़ को ध्यान से देखते हैं। रदरफोर्ड अपने प्रयोग में क्या लिया, तो सबसे पहले उसको आवश्यकता था अल्फा रे का या अल्फा पार्टिकल्स का आवश्यकता था, अल्फा रे या अल्फा पार्टिकल्स की आवश्यकता थी। अल्फा रे और अल्फा पार्टिकल्स की आवश्यकता थी। तो रदरफोर्ड ने अल्फा रे को कहाँ से लिया, तो ये बेटा रेडियो एक्टिव रे होता है, मैंने इसके विषय में पढ़ाया है, बताने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि अल्फा रदरफोर्ड के पास खुद का एक कंपनी था जो रेडियो एक्टिव रे पर ऑलरेडी काम कर रहा था, तो उसके पास ये रेडियो एक्टिव लेने का कोई लोचा नहीं था, कहीं से कोई दिक्कत उसके पास नहीं था। हम आपके पास हो सकता है, उसके पास कोई दिक्कत नहीं था। तो रदरफोर्ड क्या किया, अल्फा रे को लिया। क्यों लिया अल्फा रे को, तो अल्फा रे हाईली एनर्जेटिक रे होता है, हाईली एनर्जेटिक रे होता है, इसके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है। और अल्फा रे को लिया कैसे, तो वो भी कहानी हम आपको समझाते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को, फिर आप कहिएगा कि हाँ शारदा वाले जो बोले थे क्या गजब पढ़ाए हैं सर, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। रदरफोर्ड क्या किया कि हीलियम एटम लिया, क्या लिया, हीलियम एटम लिया। बेटा हीलियम एटम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास आपका 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 होता है। इस पर क्या किया रदरफोर्ड ने कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे का बम्बार्डिंग करवाया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे जिसके पास इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी हो और चुंबकीय बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर हो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे का इस पर क्या किया गया, बम्बार्डिंग करवाया गया। जब इस पर बम्बार्डिंग करवाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे आपको हाईली एनर्जेटिक रे होता है, क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक रे होता है। तो हाईली एनर्जेटिक रे का जब इस पर बम्बार्डिंग करवाया रदरफोर्ड, तो क्या हुआ कि यहाँ से आपका हीलियम जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो हीलियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, चूँकि हीलियम तो रूल ऑफ डबलेट से ऑलरेडी अस्थाई है, ये इलेक्ट्रॉन न देने का काम करता है न लेने का काम करता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नॉन रिएक्टिव होता है, न देगा न लेगा। तो जोर जबरदस्ती इस पर क्या किया गया कि वैद्युत चुंबकीय किरण को डाला गया, वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा को डाला गया और इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो He+ में ये कन्वर्ट हो गया। फिर वो प्रोसेस को कंटिन्यू करवाया गया, फिर इस पर EM वेव का जो है, फिर आपका EM वेव इस पर डाला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का बम्बार्डिंग करवाया गया। तो फिर ये क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट है यानी अंतिम धरोहर था, बेचारा के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन था और दोनों का दोनों किसी से छीन लेगा तो प्राण उसका सूखेगा कि नहीं सूखेगा, बिल्कुल सूखेगा। वही हाल इसका था। तो जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे निकला, He2+ में चेंज किया, वैसे ही यहाँ से क्या हुआ कि बहुत सारे रे बाहर निकलने शुरू हो गए, बहुत सारे रे आपको बाहर निकलने शुरू हो गए, बहुत सारे रे आपका बाहर निकलना शुरू हो गया। और ये जो रे बाहर निकल रहा था यही बेटा अल्फा रे था। कौन सा रे था,
अल्फा रे था। तो अल्फा रे का सोर्स कौन होता है, तो आपसे पूछेगा कि सोर्स जो होगा तो अल्फा रे को किससे प्राप्त किया गया, तो अल्फा रे को हीलियम एटम से प्राप्त किया गया। डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम यानी क्या, हीलियम एटम को 2 बार आयोनाइज करवाएं तो क्या दिया, अल्फा रे को दे दिया। तो हम इससे लिख सकते हैं कि डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम विल गिव कौन सा रे, अल्फा रे। तो अल्फा रे को प्राप्त कहाँ से किए, तो डबली आयोनाइज करवाए हीलियम एटम को, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, अल्फा रे। क्यों लिया वो आपको समझ में आ गया। तो सोर्स आपका क्या होगा अल्फा रे का, तो आंख बंद करके हीलियम एटम मारिएगा। कैसे निकाला गया, तो वैद्युत चुंबकीय किरण को उस पर डाला गया और तब वहाँ से क्या हुए कि एनर्जी आपको वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज किया। पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अल्फा रे नहीं निकला था, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया फिर बम्बार्डिंग करवाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उस पर, तो फिर जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वैसे ही बहुत सारे रे वहाँ से बाहर निकलने शुरू हो गए। तो ये आपका अल्फा रे आपको लिया था कौन, तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में लिया था। दूसरा क्या कहानी था, तो पहला चीज़ तो अल्फा रे लिया, अल्फा रे क्यों लिया, क्या लिया, वो कहानी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो लिया था बेटा वो गोल्ड फॉइल लिया था, एक पत्थर लिया था, वो आपको गोल्ड फॉइल लिया था। आप देखते होंगे एल्युमिनियम का भी फॉइल यूज होता है, जो सिगरेट का रबिंग किया जाता है या बफरिंग किया जाता है सिगरेट के ऊपर जो चाहे रहता है ताकि मॉइस्चर ना लगे, खराब ना हो। तो एल्युमिनियम का भी ले सकता था, सोना का भी ले सकता था, चांदी का भी ले सकता था, ठीक है। उसके बाद लोहा का भी ले सकता था, टिन का भी, किसी भी मेटल का वो प्लेट ले सकता था। लेकिन रदरफोर्ड ने गोल्ड को ही क्यों चुना, तो गोल्ड को चुनने के पीछे कारण था बेटा, गोल्ड को लेने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। बहुत बड़ा कारण ये था कि रदरफोर्ड ये जानना चाह रहा था कि कोई भी मेटल को ज़्यादा से ज़्यादा पतला कितना किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा पतला फॉर्म में, बिल्कुल पतला जिसकी चौड़ाई बिल्कुल 9 के बराबर हो, मोटाई जिसकी, वैसे बदलना। जैसे आपका पेपर होता है, पन्ना होता है, जैसे पन्नी होता है, बिल्कुल चिपक जाता है हाथ में, उसकी मोटाई नहीं पता चलता है। इसीलिए रदरफोर्ड ने किसको चुना, सोना को चुना। आप जानते होंगे कि सोना थोड़ा सा हल्का सा सोना रहता है, उसको गला के कितना बड़ा बड़ा देखते हैं, नाक कान में का बना देता है कॉस्टली। तो इसलिए रदरफोर्ड दूसरा क्या चुना, तो गोल्ड फॉइल को चुना। क्यों चुना, क्योंकि ये आपका, इसकी विड्थ आपका मैक्सिमम विड्थ इसका हो सकता है, इसकी चौड़ाई क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। हैविंग मैक्सिमम विड्थ यानी बहुत ज़्यादा इसका चौड़ाई हो सकता है, यानी इसको थिन से थिन, यानी इसको बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा क्या किया जा सकता है, पतला किया जा सकता है। हिंदी में लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है। और वो जानते, बहुत अंदर से अंदर की चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा था, पतला किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो किसको लिया, तो वो आपको किसको ले लिया, तो वो आपको सोना के पत्थर को ले लिया। किसको ले लिया, सोना के पत्थर को रदरफोर्ड ने लिया। क्यों, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पतला किया जा सके, इसीलिए रदरफोर्ड ने सोना के पत्थर को लिया, ठीक है। यह आपका दूसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, और भी पॉइंट जो रदरफोर्ड ने लिया था, क्या सब लिया, क्या सब किया, वो कहानी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप केवल देखिए, आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा कि मैं क्या दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब आगे का पॉइंट जो रदरफोर्ड ने लिया वो क्या लिया, उसका कहानी हम आपको बताते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो रदरफोर्ड के द्वारा लिया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा जो तीसरा चीज़ लिया गया अपने प्रयोग में, वो बेटा स्लिट सिस्टम था। स्लिट सिस्टम, ठीक है। ये स्लिट सिस्टम क्या होता है वो जरा सा समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्लिट सिस्टम आपका पीबी का लिया गया था। पीबी का बना होता है, किसका बना होता है, पीबी का बना होता है, लीड का बना होता है। किसका बना होता है, लीड का बना होता है एक सिस्टम। देखिए अब स्लिट सिस्टम को क्यों लिया रदरफोर्ड, वो भी कहानी हम बताते हैं। यहाँ पर भी दूसरा का भी सिस्टम ले सकता था रदरफोर्ड, लेकिन किसको लिया, स्लिट सिस्टम को लिया। स्लिट सिस्टम को इसीलिए लिया गया कि स्लिट सिस्टम जो होता है वो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। क्या करता है, यूनिफॉर्म, यानी जब स्लिट सिस्टम कहीं डालेंगे तो वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के चार्ज को दीजिएगा तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। क्या करेगा, समान मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, नंबर 1 काम। और दूसरा ये क्या करता है कि यहां से जो भी आपको अल्फा रे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, अल्फा रे हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जब वो चार्ज पार्टिकल्स यहां से आएगा
तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलरली उसको क्या करेगा, आसानी से इधर उधर डेविएट नहीं होने देगा, जहां आप चाहिएगा ना उस दिशा में आसानी से उसको प्रोपेगेट करवा सकते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, जो स्लिट सिस्टम लिया था वो लीड का लिया था। किसका लिया था, लीड का लिया था, क्योंकि लीड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, बार बार करता है, समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और जब कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आता है तो उस पॉजिटिवली चार्ज को 90 डिग्री के कोण पर उसके बीम को, जो बीम ऑफ लाइट आएगा किसका, अल्फा रे का, जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो आएंगे उस सारे को एक दिशा में प्रोपेगेट करवा के, ऐसे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो 90 डिग्री का कोण बना के जहां आपको ले जाना है उधर फोकस करवाने का काम कौन करता है, स्लिट सिस्टम करता है। इसीलिए रदरफोर्ड ने किसको लिया, स्लिट सिस्टम को लिया। यहां तक समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 4 जो रदरफोर्ड लिया था वो आपको क्या लिया था, तो वो आपको सोना का पत्थर ले लिया, अल्फा रे ले लिए, स्लिट सिस्टम ले लिए, एक आपका फ्लोरिसेंट स्क्रीन लिया था, यानी सर्कुलर फ्लोरिसेंट, एक आपका फ्लोरिसेंट स्क्रीन लिया था। ठीक है, ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन क्या होता है जरा सा इसके विषय में समझते हैं। फ्लोरिसेंट स्क्रीन लिया था। फ्लोरिसेंट क्या होता है, तो बेटा एक मटेरियल होता है, एक मटेरियल होता है, एक मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है जरा हम वो बताते हैं। एक आपका ऐसा मटेरियल होता है जिस मटेरियल पर कोई भी पार्टिकल्स, यानी कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल्स, यानी ऊर्जा वाला कोई भी पार्टिकल्स, ऊर्जा वाले कोई भी पार्टिकल्स अगर इस फ्लोरिसेंट मटेरियल से टकराते हैं, ये फ्लोरिसेंट मटेरियल से अगर टकराता है या कोई भी रे इस फ्लोरिसेंट मटेरियल से जब टकराएगा ना तो ये चमकने लगेगा। ठीक है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स अगर टकराता है, ठीक है, टकराता है तो ये चमकने लगता है, तो ये क्या करने लगता है, चमकने लगता है। क्या करने लगता है, चमकने लगता है। तो इसीलिए इसको लिया गया कि अगर कोई भी चीज़ अगर उधर से आ रहा है तो आएगा तो सीधी सी बात है उसके रास्ते में हम इस स्क्रीन को लगा देंगे तो इससे ही टकराएगा। और जब ये टकराएगा तो है तो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स, उसको हम खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं आते हुए, तो उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब वो फ्लोरिसेंट स्क्रीन से टकराएगा तो वहाँ तो चमकेगा ना, लाइट वहाँ पर चमकेगा। तो जब लाइट चमकेगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि कोई पार्टिकल्स इससे टकरा रहा है, और जाने का तो सब रास्ता हम ब्लॉक कर दिए हैं, एक ही तरफ से किसी पार्टिकल्स को दे रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा हाँ यहाँ से गुजर के कोई पार्टिकल्स उससे टकरा रहा है। बीच में जो हम रुकावट डाले हुए हैं वो रुकावट उसको नहीं रोक पा रहा है, उसको भेदते हुए, उसको छेदते हुए उससे टकरा रहा है। इसीलिए किसको लिया था, फ्लोरिसेंट स्क्रीन को लिया था। ये आपका एक मटेरियल होता है जो किससे बना होता है, तो ZnS जिंक सल्फाइड से बना होता है। किससे बना होता है, जिंक सल्फाइड से बना होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है कि फ्लोरिसेंट स्क्रीन क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल्स या एनर्जेटिक रे, ऊर्जा रहित किरण या ऊर्जा रहित आपका कण जो होता है, जब उससे वो टकराता है तो टकराने के बाद वो चमकने लगता है। कैसे, जैसे मिस्टर और मैडम क्यूरी रेडियम का आविष्कार किए थे, तो रेडियम जो रोड पर आप जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है कि आगे स्कूल है कृपया धीरे चले, नहीं लिखा रहता है क्या, दुर्घटना से देर भला, यानी देर से पहुंचे ठीक है लेकिन दुर्घटना नहीं होना चाहिए। जब आपका लाइट उस पर पड़ता है ना, या कोई पार्टिकल्स उस पर जाएगा और टकराएगा तो उससे वो क्या करने का, चमकने लगेगा, आपको लगेगा उसी में बल्ब जल रहा है। वैसा ही आपको पार्टिकल्स ये था, ये बना हुआ किससे था, पूछ देगा किससे बना हुआ है, तो जिंक सल्फाइड से बना हुआ है। ठीक है, ये था, ये कहानी आपको रदरफोर्ड ने इतना कुछ आपको किया था। और इस सारे का क्या किया, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करवाया रदरफोर्ड। क्या किया, अब एक चीज़ और जान लीजिए कि गोल्ड फॉइल जो लिया था, वो गोल्ड फॉइल तो हम बहुत पतला कर सकते हैं इसका, लेकिन जो विड्थ रदरफोर्ड लिया था उस गोल्ड फॉइल का, यानी सोना का जो पत्थर लिया था या प्लेट लिया था, उसकी मोटाई कितनी थी, तो उसका मोटाई भी बेटा कंपटीशन में पूछता है आपको, तो 0.4 इतना सेंटीमीटर आपका वो मोटा था। ठीक है, इतना मोटा आपको लिया गया था। सोचिए कितना पतला होगा, कितना पतला होगा, लगभग आपका 1 सेंटीमीटर का कितना, 1 लाख गुना लगभग, यानी 0 पॉइंट इसको नीचे किया जाता है 4/10⁵ सेंटीमीटर ये लिया था। अब इसको क्या किया रदरफोर्ड कि सारे चीज़ को अरेंज किया। अब सारा चीज़ इकट्ठा कर लिया, सारा चीज़ इकट्ठा करने के बाद इसको अरेंज कर लिया। क्या किया, अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, सिस्टमेटिक वे से, वो आप समझिए। रदरफोर्ड क्या किया कि आपको पहले जो अल्फा रे का सोर्स था, जो अल्फा रे के सोर्स थे उसको अरेंज किया। तो ये अल्फा रे का सोर्स ऐसे बना दिया, ये आपका सोर्स है किसका, अल्फा रे का सोर्स है, जो रेडियो एक्टिव रे होते हैं अल्फा रे का, ये आपका सोर्स है। ठीक है, और यहाँ से अल्फा रे को गुजारा और बीच में क्या लगाया, एक आपका स्लिट सिस्टम को लगा दिया। बीच में किसको लगा, ध्यान से देखते रहिएगा, वैसे हम डायग्राम तो दिखाएंगे ही आगे आपको,
बहुत बेहतर बेहतर चीज़ आपको दिखाया जाएगा। अभी शुरू से लास्ट तक बनो, हम लाइव टेलीकास्ट एक बार तो हम थोड़ो पढ़ा देंगे। दूसरा आपका जितना पीडीएफ आपका हिंदी इंग्लिश होगा, सारा चीज़ जो पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं, एक एक लाइन आपको लिखा हुआ दिया जाएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको कॉपी में उतार लेना है। एक बार तो पहले हम समझा देंगे, दूसरा बार उसको हम रिपीट करवाएंगे कब, जब आपको पीडीएफ देंगे। इसका आगे होगा सारा पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सारा चीज़ इसमें प्रिंटेड आपका लिखा हुआ होगा, एक एक चीज़ वहाँ पर समझा देंगे। और थर्ड टाइम आपका ये होगा कि सारे प्रयोग को हम लाइव टेलीकास्ट 3D दिखाएंगे कि कैसे कैसे घटना घट रहा है। अभी हम करके दिखा रहे हैं जो आपका ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का कहानी था, उसके बाद जो नोट्स है जो बोल के टीचर लिखवाए थे उसका कहानी था, और तीसरा यूज हम आप इसको ये पैनल का दिखाएंगे। इसमें बेटा ऐसे ही 5 लाख रुपया और 10 लाख 15 लाख का सेटअप नहीं डाले, इसका उपयोग करना है। क्या करना है? उपयोग करना है। और ये बेनिफिट तब होगा जब आप लोग इसको प्रीफर करेंगे। हम जो पढ़ाते हैं आप लोग हमारा साथ देंगे, आप लोग साथ दीजिए, एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके बीच हम लाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं। केवल आप सिस्टम से 1-2 चैप्टर या 1-2 4-5 लेक्चर देखिए तो सही हमारे साथ, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब यहाँ से क्या किया, तो यहाँ से आपका एक आपका स्लिट सिस्टम ले लिया। क्या ले लिया? स्लिट सिस्टम को लिया। तो ये आपका सोर्स था, ये आपका स्लिट सिस्टम है। किसको लिया? स्लिट सिस्टम को ले लिया। ठीक है, ये आपका पीबी का बना होता है, लीड का बना होता है। ठीक है, लीड का क्या काम है हमने पहले बता दिया। उसके बाद क्या किया, तो आपका एक सर्कुलर फ्लोरिसेंट स्क्रीन को ले लिया। एक सर्कुलर फ्लोरिसेंट स्क्रीन को, उतना अच्छा डायग्राम नहीं नजर आएगा लेकिन आगे बहुत खूबसूरत डायग्राम हम आपको दिखाएंगे। एक क्या किया, फ्लोरिसेंट स्क्रीन को ले लिया। किसको ले लिया? फ्लोरिसेंट स्क्रीन को लिया। सबका क्या यूज है हमने पहले ही आपको समझा दिया है। और उसके बाद क्या किया रदरफोर्ड ने, कि आपका एक सोना का जो प्लेट था गोल्ड फॉइल, उसको ले लिया। तो ये आपका क्या है? गोल्ड फॉइल है। ये आपका क्या है? गोल्ड फॉइल है। ध्यान से देखिएगा, ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है, ये आपका गोल्ड फॉइल है। और इस गोल्ड फॉइल का विड्थ कितना था, तो 0.404 सेंटीमीटर ले लिया। ये आपका सर्कुलर फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, यानी वृत्ताकार फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, ये वृत्ताकार आपका फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड क्या किया कि यहाँ से जो रे था अल्फा रे, उसको गुजारना शुरू किया। अल्फा रे को क्या किया, यहाँ से अल्फा रे को गुजारना शुरू किया। जब ये अल्फा रे को गुजारा, ये पूरा सेटअप डाला, ये 4 चीज़ 5 चीज़ जो लिया था, किसका क्या फंक्शन था वो हमने आपको समझा दिया। अब ये पूरा सेटअप डालने के बाद क्या किया, यहाँ से अल्फा रे को गुजारा। तो अल्फा रे का सोर्स आपका हीलियम का डबली आयोनाइज्ड एटम था नहीं। उसके बाद आपका ये स्लिट सिस्टम लीड का बना होता है, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से जो रे आ रहे थे ना बेटा, ये पूरे रे को ये प्रोपेगेट करवा रहा था। यहाँ से सारे रे को इधर उधर नहीं जाने दे रहा था, यहाँ ला के, और जितने बीम्स ऑफ रे आ रहे थे, जो प्रकाश का किरण का झुंड आ रहा था, उसको आसानी से यहाँ से गुजार रहा था। कौन? ये स्लिट सिस्टम। इसका ये काम था कि आप किसी को, जैसे हम बाहर में दरवान को रख देते हैं कि कोई भी गेस्ट आए तो इधर उधर नहीं जाना चाहिए, कोई भटके नहीं, उसको पकड़ पकड़ के आपको क्या करना है, अंदर भेजते रहना है, कहाँ गाड़ी लगाना है, सब चीज़ आपको देख रेख करना है। वही देख रेख आपका ये कर रहा था। यहाँ से इस पर लाया, और आने के बाद जब यहाँ टकराया तो आगे क्या घटना घटा, उसको जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आगे क्या घटना घटा, ये आपका प्लेट था, और उसके बाद यहाँ से बहुत सारे रे आते गए। तो कुछ रे ऐसे थे जो, यानी मैक्सिमम रे, लगभग आपको मान लीजिए कि 20,000 रे को गुजारा गया, लगभग 20,000 रे को। उसके पास अपना सिस्टम था खुद का। हम बार बार बता रहे हैं कि रदरफोर्ड एरू गैरू लोग नहीं था, बार बार आपको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। रदरफोर्ड एरू गैरू लोग नहीं था, ना एरू गैरू परिवार से बिलोंग्स करता था, वो आपको बहुत अच्छा परिवार से बिलोंग्स करता था। ऐसा कहानी देखने को मिला, ऐसा कहानी देखने को मिला। और इस एक्सपेरिमेंट से क्या सब ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड, उसका कहानी बताते हैं। कि पहले जो प्रयोग करवाया, तो इस प्रयोग में बैठ के वो देख रहा था। जैसे हम अभी प्रयोग करवा रहे हैं तो आप शांति से देख रहे हैं, हम भी इतना कुछ कर दिए। तो ऐसा नहीं कि सब्जी को चढ़ा देते हैं, लाड़ देते हैं, तो खुद बैठ के उसमें सब्जी में तैर तर के देखते रहते हैं आलू क्या हो रहा। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, तब देखते हैं कि क्या सब परिणाम आया, जो सब हम डाले थे वो किस किस रूप में चेंज किया, क्या सब आया। तो रदरफोर्ड ये ऑब्जर्व किया। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो पहला तो हम एपरेटस को क्या करते हैं, लेते हैं। तो सारे इंस्ट्रूमेंट को हमने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमने प्रयोग सारे इंस्ट्रूमेंट का एडजस्टमेंट कर दिया, कैसे कैसे इसको डालना है वो डाल दिया, एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। चालू करने के बाद तीसरा पॉइंट हमारा होता है ऑब्जर्वेशन का। हम उस पर क्या करते हैं कि जो भी निष्कर्ष निकलता है, किसका, जो निष्कर्षण आता है,
निष्कर्षण आता है किसका, निष्कर्षण जो आ रहा है, निष्कर्षण जो आ रहा है किसका, तो जो निष्कर्षण आपको इसका आएगा प्रयोग का वो देखा। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड ऑब्जर्व किया कि 20,000 अल्फा रे को जब पास करवाया तो उसमें से 1 से 2 ऐसा किरण था, 1 से 2, 20,000 में मात्र 1 से 2 ऐसे अल्फा रे थे जो जिस लाइन पर गया उसी लाइन पर वापस आ गया, जैसा कि हम आपको रेड कलर से दिखा रहे हैं, जिस लाइन पर गया उसी लाइन पर वापस आ गए। कुछ ऐसे किरण थे अप्रॉक्सीमेट सिंपलेस्ट यानी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत नौ के बराबर, कुछ ऐसा किरण था जो आपको स्मॉल एंगल बनाकर क्या हो गया, स्मॉल एंगल बनाकर वापस हुआ, कुछ लार्ज एंगल बनाकर वापस हुआ, कुछ स्मॉल कोण बनाकर वापस आ गया और कुछ आपको लार्ज कोण बनाकर अपने रास्ते से विचलित हो गए। जैसे ये सब लार्ज कोण बना रहा है और कुछ आपको ऐसे दिए गए जो स्मॉल कोण बनाया और कुछ ऐसा भी गया होगा जो ऐसे लौट गया, तो कुछ छोटे कोण बना के कुछ बड़े कोण बना के वापस लौट गए। ठीक है, ये सब आकलन आपको कौन किया, रदरफोर्ड किया। जब रदरफोर्ड को ये सब चीज़ पता चला तो पता चलने के बाद जब ऑब्जर्वेशन आ गया तो तीसरा नंबर पॉइंट ऑब्जर्वेशन था। चौथा नंबर पॉइंट जब ऑब्जर्व करता है तो रदरफोर्ड नॉर्मल पर्सन तो था नहीं, तो वो कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष, उसके बाद आकलन करने लगा। क्या करने लगा, आकलन करने लगा। क्या आकलन करने लगा, अपना दिमाग लगाने लगा कि आखिर इस पत्थर से इतना का इतना रे जो जा रहा है वो जा रहा है तो सीधा गुजर गया, इसका मतलब क्या। तब इस पर निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड कि इसका ये मतलब है कि ज़्यादा का ज़्यादा रे सीधा जा रहा है और सीधा गुजरते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे हिस्सा जो होता है किसी भी परमाणु का वो बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल वैकेंट होता है, बिल्कुल हॉलो होता है, वहाँ कुछ नहीं पाया जाता है, कोई रोकने वाले चीज़ नहीं होते हैं। कुछ पार्ट ऐसा होता है, यानी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं किसी भी परमाणु को, किसी भी परमाणु का एक छोटा सा हिस्सा 9 के बराबर नेग्लिजिबल पॉइंट साइज का एक हिस्सा होता है जो बहुत ही डेंस होता है, बहुत घना होता है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत ही रिजिड होता है, जिसके शेप साइज को आसानी से नहीं बदल सकते हैं। और उसको बोला कि सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज उसी में केंद्रित होते हैं और उसी का नाम रदरफोर्ड क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। हालांकि ये केंद्र में नहीं पाया जाता है, लेकिन रदरफोर्ड ऐसा एज्यूम कर लिया था कि न्यूक्लियस जो होगा वो किसी भी परमाणु के केंद्र में पाया जाएगा। तो ये सब निष्कर्षण कौन निकाला, तो ये सारे निष्कर्षण आपको रदरफोर्ड ने निकाले थे। ये सारे निष्कर्षण कौन निकाले थे, रदरफोर्ड निकाले। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन कर करके वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकाला। तो उसके बाद जब रदरफोर्ड इतना कुछ किया, कुछ आपको यहाँ से गेस किया नहीं, कुछ ऑब्जर्वेशन आए, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन पर क्या किया, एसिमुलेट किया, मतलब उसके एप्लीकेशन को यूज किया कि इससे क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद उसके पास क्या मिल गया, तो न्यूक्लियस मिल गया। क्या मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया। जब नाभिक का खोज कर लिया तब एक नया चीज मिल गया, किसको, रदरफोर्ड को। एटम के विषय में तो पहले ही जानता था, एटम के विषय में थॉमसन भी पहले बताया था। अभी हम आप लोग को नहीं पढ़ाए थॉमसन का मॉडल, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं, वो भी पढ़ाएंगे। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब का है, उसका भी एक लेक्चर, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर देने जा रहे हैं। कैथोड रे का पूरा कहानी बताएंगे, एनोड रे का सारा प्रॉपर्टी बताएंगे, और उसके बाद कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें कौन कौन चीज़ इस्तेमाल किया गया, उसी का इस्तेमाल क्यों किया गया, ये सारा कहानी आपके दिमाग में बिल्कुल टू द पॉइंट डाल देंगे। मैं बार बार कहता हूँ, कहानी की तरह, कविता, पोयम और एस्से की तरह बिल्कुल आपको घोट घोट के पिला देंगे साइंस को, ठीक है। केवल तब जब आप मेरे साथ बने रहेंगे तब। तो ये रदरफोर्ड ने इतना कुछ किया, तो सारे कंक्लूजन को देखा। तो कोई भी आदमी बेटा परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। तो उसके बाद कहानी क्या शुरू हो गया कि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आने लगे। वो कैसे क्या आने लगा उसका कहानी मैं आपको समझाता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। अब इसको जो अभी हम समझाए हैं, इसका कहानी ध्यान से पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आपको ध्यान से देखिए। देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, जो अभी हम कहानी बताए हैं वही कहानी आपको यहाँ दिखाया गया है। ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑब्वियसली समझ में आएगा क्या कहानी है। ये आपको फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, किसका, ZNS का बना हुआ, ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। ये आपको सोना का पत्थर है जो रदरफोर्ड ने लिया था, सोना का पत्थर है जो रदरफोर्ड ने लिया था। यह आपको अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है जो हीलियम डबली आयोनाइज पार्टिकल्स है, और ये व्हाइट कलर का आपका स्लिट सिस्टम है।
तो ये अल्फा रे का सोर्स है, ठीक है। ये आपका PBS, ये आपका स्लिट सिस्टम है, ये क्या है आपका स्लिट सिस्टम है, ध्यान से देखिएगा, ये स्लिट सिस्टम है PB का बना हुआ, ठीक है। ये आपका फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, कैसा स्क्रीन है, तो फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, कैसा स्क्रीन है, तो फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, जो किससे बना हुआ है, तो ZNS जिंक सल्फाइड से बना हुआ है। और ये आपको गोल्ड फॉइल है, जिसका मोटाई कितना है, तो 0.404 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से जो रे आ रहा है तो देखिएगा, ये कभी यहाँ चमकता है, तो कभी यहाँ चमकता है, कभी यहाँ चमकता है, कभी यहाँ चमकता है, कभी यहाँ चमक रहा है, कभी यहाँ चमक रहा है, कभी यहाँ चमक रहा है, कभी इधर चमक रहा है, कभी यहाँ चमक रहा है, कभी यहाँ चमक रहा है। आप देख रहे होंगे डॉटेड लाइन से, तो मैक्सिमम डॉटेड लाइन जो चमकने का कहानी आपको दिखाई दे रहा है वो आपको इस साइड दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, इस साइड। यहाँ पर जहाँ जहाँ लाल हम मारे हैं वहाँ वहाँ देख रहे होंगे चमक रहा है ना। तो ये पार्टिकल्स जब आ रहा है तो कुछ पार्टिकल्स टकरा के स्मॉल एंगल के साथ इधर 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 आ रहा है, और मैक्सिमम पार्टिकल्स आपको सीधे गुजर रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हो रहा है, सीधा गुजर रहा है। ऐसा रदरफोर्ड ने देखा था कि ऐसे रदरफोर्ड ने बताया था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, तो हम लाइव टेलीकास्ट आपको दिखा रहे हैं। यही आपका ZNS सिंक सिस्टम है, जो इस रे को इधर उधर नहीं जाने देता है, सीधा प्रोपेगेट करवाता है इस पर। इसकी चौड़ाई क्या थी, फ्लोरिसेंट स्क्रीन क्या होता है, ये सबको समझा दी। अब यहाँ पर देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये आपका अल्फा रे जो होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका अल्फा रे होते हैं ये आपका पॉजिटिवली चार्ज ले होता है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, यानी अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, इसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में बाद में वो पता चला कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन पर 0 यानी निगेटिवली चार्ज। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो जब पॉजिटिव के पास जाएगा तो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। जब सेम चार्ज होता है ना तो उसके बीच में रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर किसकी क्रिया हुई, विकर्षण की क्रिया हुई, और जब इसके नजदीक गया तो इसको रिपेल करके बाहर कर दिया और ऐसे गया। अब देखिए इसमें हम ये भी दिखाएं कि ये आपका 2+ है, दिखाई दे रहा होगा, हीलियम आयनाइड 2+ है, यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन हीलियम में पाया ही जाता है। और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो He2+ जो होता है उसी को हम लोग अल्फा रे बोलते हैं। He2+ को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा रे बोलते हैं। और यहाँ से ही गया और पॉजिटिव तो इसके नजदीक आया तो रिपेल करके इधर से जो आया इधर से टकराया इधर भाग गया, इससे दूर जो गया वो सीधा निकल गया। इसके कोना से जो टकराया वो स्मॉल एंगल है, जो इसको बीचों बीच टकराया ना, टकराता नहीं है क्योंकि एक दूसरे के करीब वो जा ही नहीं सकता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन से आता है, आप देखिएगा इससे टकराता नहीं। देखिए यहाँ आया और यहीं से मूव कर गया, देखिए आ रहा है ना, बिल्कुल देखो आ रहा है, टकराया, दिखाई दिया, टकराया ही नहीं, टकराया दूरी पर ही था। तो रिपल्सन ये फोर्स रिपेल कर देता है। आप देखिए कोई भी, यहाँ देखिए 2+ को देख लीजिए ध्यान से, आ रहा है ना, ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन कहाँ है, यहीं तक आ रहा है, जहाँ मेरा उंगली है वहीं तक आ रहा है, उसे टकरा नहीं सकता है। अब देखिए इसके बाद जो रे आपको आएंगे तो इधर से गुजर जाएंगे, इससे टकरा नहीं सकता है। आता है तो ये जैसे आ रहा है ऊपरे से भाग गया, ये नीचे से आया यानी ऐसे करके यहाँ से आता है ऐसे भाग जाता है, ये यहाँ से आता है ऐसे भाग जाता है, और ये यहाँ से आ रहा है तो यहीं तक जा रहा है, यहाँ तक ही जा रहा है, इससे टकरा नहीं सकता है। तो ऐसे आप देखेंगे तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज। कैसे कैसे कहानी हमने यहाँ दिखाया है डायग्राम में, देखिए कि पार्टिकल्स आपको आया ऐसे करके इधर चला गया, पार्टिकल्स आया ऐसे करके इधर चला गया, पार्टिकल्स आया ऐसे करके स्मॉल एंगल, ये पार्टिकल जैसे जा रहा है उसी पर वापस आ रहा है, ये गया तो ऐसे वापस आ गया, ये गया तो ऐसे वापस आया, और ये गया तो छोटे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के कारण यहाँ पर अब किसका खोज हो गया, न्यूक्लियस का। तो एटम बेटा कितना बड़ा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, एटम आपको कितने बड़े हैं वो आपको झलक रहे होंगे। ये बेटा एटम है, ये बड़ा है, और न्यूक्लियस हमारा क्या है, छोटा है। न्यूक्लियस हमारा ये पार्ट है, छोटा है। अब जब नया चीज मिल गया तो रदरफोर्ड ने क्या किया, दोनों को कंपेयर करने लगा, न्यूक्लियस को एटम से तुलना करने लगा कि न्यूक्लियस का साइज कैसा होगा, न्यूक्लियस का साइज का एटम के साइज से तुलना करने लगा, यानी उसके पास क्या क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस एटम में क्या रिलेशनशिप होगा, न्यूक्लियस एटम में कहाँ पाया जाएगा, ये सारा कहानी खोजना शुरू कर दिया कौन, रदरफोर्ड ने। अब आगे क्या सब हुआ वो कहानी भी हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। अब देख लीजिए इसका लाइव टेलीकास्ट, ये सारे के सारे बेटा दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे अल्फा रे हैं, ये सब क्या है, अल्फा रे है। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे आपके अल्फा रे, हम बार बार कह रहे हैं ये सब क्या है, अल्फा रे। ये क्या है आपका, अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल्स है, ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स है, ये सारे के सारे क्या है,
तो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो इसे पास कर रहे हैं। और ये आपका जो दिया गया है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये आपका न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी न्यूक्लियस है। देखिए कैसे कैसे आ रहा है, तो अपने रास्ते से देखिए कैसे भाग गया। ये देखिए और छोटा कोण बना के भागेगा, भाग रहा है ना, देखिए ये बड़ा कोण बना के भाग रहा है, सब एक दूसरे से। और ये जो आपका ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है नीला रंग का, ये आपको आ रहा है 180 डिग्री पर। ये देखिए कितना डिग्री का 70 60 70 का कोण बनाया, ये देखिए आपका लगभग 80 डिग्री का कोण बनाया। और नीला कलर वाला जो आ रहा है जिस रास्ते पर आ रहा है उसी से वापस जाएगा। देखिए ये न्यूक्लियस के करीब टकराया, नहीं टकराया, कहाँ से वापस हो गया, यहाँ से ही वापस हो गया। कहाँ से, जो रेड कलर का दिखा रहा है यहीं से वापस हो गया, यहाँ से क्या हो गया, वापस हो गया। तो ऐसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट को करवाया था। समझ में आ रहा है, लाइव टेलीकास्ट इसको देखिए कि कैसे कैसे घटना घट रहा है। तो ऐसे करके रदरफोर्ड ने क्या करवाया था, एक्सपेरिमेंट करवाया था। तो अब चलिए कि जितना कुछ हमने पढ़ाया उसका सारा पीडीएफ नोट्स हम आपको अवेलेबल करवाए हैं, वहाँ से समझाते हैं कि क्या सब दिक्कतें आई और क्या सब समस्या झेलना पड़ा। एक चीज़ ये, और एक चीज़ और मैं यहाँ से ही आपको क्लियर कर दूँ, तो ये आपका किसी भी सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, किसी भी पार्टिकल्स के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस में, वो जिग जैग मोशन में होता है, जिसको ब्रोनियम मूवमेंट कहते हैं, जिसका न ही मैग्नीट्यूड फिक्स होता है न डायरेक्शन फिक्स होता है। यानी इसका जो वेलोसिटी, जो वेग होगा, जो इसके गति होंगे किसी भी सब्सटेंस में, उसका आपको न गति निर्धारित होगा, न गति का दिशा निर्धारित होगा, न ही गति का परिणाम निर्धारित होगा। दोनों चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिणाम और दिशा दोनों निर्धारित नहीं होते हैं। ये प्रोपेगेट तब करता है जब इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है। अब एक चीज हम और आपको समझा दे, तो ये आपका एटम का कहानी है जो पिछले क्लास में हम आपको समझा दिए थे। अब जरा सा हम एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको समझने का कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं, मैक्सवेल का थ्योरी। मैक्सवेल का थ्योरी अभी हम आपको समझा देते हैं कि मैक्सवेल ने क्या दिया था थ्योरी में, और उसके बाद हम रदरफोर्ड का कहानी देखेंगे कि रदरफोर्ड आगे क्या सब बताया। ध्यान से देखिएगा, ये आपका मैक्सवेल का कहानी मैं आपको समझा दूं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैक्सवेल का कहानी वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को हम जान सकते हैं। हाँ देखिए बेटा, ये कहा था मैक्सवेल कि जब कोई भी सब्सटेंस एक्सेलरेटेड होगा, एनर्जी का सोर्स हो, ठीक है, या फिर आपका कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी हो या मैग्नेटिक बॉडी हो, तो वो जब मैग्नेटिक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में होगा, इलेक्ट्रिक बॉडी अगर मोशन में होगा, या एनर्जी का सोर्स वाला कोई बॉडी होगा, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। देखिए, तो ये बताया था कि सर्कुलर पाथ पर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो बार बार जब चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाने के क्रम में क्या होगा, वो अपने एनर्जी को खोते रहेगा लगातार, और जैसे जैसे खोएगा और एनर्जी कमेगा तो वो एटम न्यूक्लियस के नज़दीक, यानी न्यूक्लियस के नज़दीक जो ऑर्बिट होगा उसमें आ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि नाचते नाचते होते होते ऐसे चक्कर लगाएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाग गया है। अब आपको एक समय ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे ये चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते 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 एक समय आएगा वो किससे टकरा जाएगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और एटम का विनाश हो जाएगा। एटम का क्या हो जाएगा, रेड कलर से लिखे विनाश हो जाएगा। अब देखिए ये लास्ट में घूम रहा है, लेकिन एनर्जी यहाँ से देखिएगा क्या लूज कर रहा है, जो हम लाल रंग का दिखाएं, यहाँ से ये एनर्जी लूज कर रहा है, यहाँ से ये एनर्जी लूज कर रहा है, और यहाँ से इस कक्षा से किस में आ रहा है, इसमें। वैसे ही इससे लूज करेगा तो किससे, इससे टकरा जाएगा। ऐसा मैक्सवेल ने बताया था। किसको चैलेंज कर दिया था, रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड को क्या किया था, चैलेंज किया था। हम आगे आपको दिखाते हैं इसका कहानी क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। आपको ध्यान से देखते रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ऑब्वियसली हम आपको समझा देंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ इसके विषय में देखे, रदरफोर्ड के विषय में एक एक करके। अब रदरफोर्ड का जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड किए हैं, वो सारे पीडीएफ का कहानी देखिएगा कि पीडीएफ में आपको क्या बताया गया है। ध्यान से देखिएगा। आपका पहला पॉइंट क्या था, तो थिन गोल्ड फॉइल लिया गया था जो इतना सेंटीमीटर का था, पहले ही बता दिए। एक्सरे कहाँ लिया गया वो बता दिए। स्लिट सिस्टम, लीड सिस्टम क्या करता है, तो बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करता है टू इंटर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को 90 डिग्री पर इंटर करवाता है ये, ठीक है। अब क्या करता है, इट ऑल्सो एनालाइज, यानी ये भी देख रेख करता है और फॉर्म करता है कि शेप एंड साइज ऑफ ए चार्ज पार्टिकल्स बीम, यानी जो बड़ा पार्टिकल्स का शेप साइज होगा उसको छोटा करके क्या करेगा, जैसे हमारे आँख में पुपिल का काम होता है, लाइट को इन करवाता है, वैसे ही यहाँ पर रे को इन करवाने का काम, प्रोपेगेट करवाने का काम, बहुत बड़ा पार्टिकल से उसको छोटा करके उसके साइज में अंदर इन करवाने का काम कौन करता है, स्लिट सिस्टम करता है।
अब इसके बाद आपका कहता है सोर्स जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल्स होता है। अब आपका क्या दिया हुआ है, ZNS आपका सर्कुलर फ्लोरिसेंट स्क्रीन था, ये हमने बता दिया। अब देखिए कहानी क्या सब हुआ। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि लगभग जितने भी रे रदरफोर्ड गुजारा उसका 99.9% यानी 0.1% ही रे ऐसा था जो अपने पाथ से विचलित हुआ, अपने रास्ते से विचलित हुआ, और नहीं तो 99.9% रे सीधा पास कर गया, अपने रास्ते से विचलित नहीं हुआ था। ऐसा रदरफोर्ड ने प्रयोग में दिखाया। कहता है कि कुछ ऐसे लाइट थे, फ्यू ऑफ देम, जो अपने रास्ते से छोटा कोण बनाकर बाहर निकल गया, और लगभग ए वेरी फ्यू, लगभग ये वेरी फ्यू यानी 20,000 में, अभी हमने बताया था अबाउट 1 यानी क्या 20,000 में एक किरण, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रे में एक रे ऐसा था या एक पार्टिकल्स ऐसा था अल्फा का जो जिस एंगल पर गया उसी एंगल पर वापस आ गया, उसी एंगल पर क्या हुआ, वापस आ गया। इवन कैन नॉट, क्या कहता है, इवन कम बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम बीच, जिस एंगल से आया उसी एंगल से वापस आ गया, ठीक है, 180 डिग्री पर। अब कहता है कि कुछ जब ये कहानी हो गया तो कुछ कंक्लूजन निकाला। रदरफोर्ड ने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, पहला नंबर पॉइंट जो आपको दिखाया गया, ये 3 पॉइंट जो था, ये तीनों पॉइंट को रदरफोर्ड ऑब्जर्व किया, यानी एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन ये था। अब इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन करना शुरू किया, मंथन करना शुरू किया कि आखिर ये बॉल चमक रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जरा सोच के देखते हैं इसके पीछे क्या कारण। तो ये कहानी जो घटा उस पर कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालने लगा कौन, रदरफोर्ड, और दिमाग पर जोर डालने लगा। तो क्या सब सोचा इन तीनों पॉइंट से, पहला चीज वो सोचा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे जा रहे हैं मेटल फॉइल से, यानी जो सोना का पत्थर लिया था उसे सीधा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लार्ज हिस्सा, एटम के अंदर का जो लार्ज हिस्सा होता है, यानी बहुत ज़्यादा पार्ट जो होगा, बहुत ज़्यादा भाग किसी परमाणु का जो होगा, उसके ज़्यादा हिस्से खाली रहते हैं, उसमें कुछ नहीं पाया जाता है, वो हॉलो रहता है बिल्कुल। ऐसा पॉइंट कंक्लूजन निकाला। दूसरा कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो आपको छोटा कोण बनाकर वापस आ रहा था, कुछ जिस रास्ते पर गया था उसी से वापस आ रहा था। उससे वो कंक्लूजन निकाला कि किसी भी एटम का टोटल पॉजिटिवली चार्ज जो होगा वो आपको कहाँ कंसंट्रेट रहेगा, एक ही जगह कंसंट्रेट होता है, और वो जो स्पेस ऑक्युपाइड किया जाता है पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, वो आपको बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, जिसका नाम रदरफोर्ड बाद में क्या रखा कि अल्फा पार्टिकल्स कम क्लोजर टू दिस पॉइंट, जब उस पार्टिकल्स के करीब जाते हैं तो दे सफर ए फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी ये भी अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज, और आपको जो छोटा सा हिस्सा है वो भी पॉजिटिवली चार्ज, जब उसके करीब जाता है तो उसके बीच में विकर्षण बल लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, जिसके कारण वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। दूसरा पॉइंट कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो आपको हैवी मास का होता है, उसका भार बहुत ज़्यादा होता है, उसके मास बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका भार क्या होगा, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। विच ऑक्युपाइज ओनली ए स्मॉल वॉल्यूम, जो आपको किसी भी परमाणु में बिल्कुल 9 के बराबर क्षेत्र को छेकने का काम करता है, बिल्कुल किसी परमाणु में 9 के बराबर पॉइंट साइज जो क्षेत्र होगा उसको छेकने का काम करता है, और उसी का नाम रदरफोर्ड ने क्या रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया कि यही न्यूक्लियस है। और ऐसा मान लिया, हमने पहले भी बताया कि सेंटर में नहीं पाया था, ऐसा मान लिया कि नाभिक जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, वह किसी भी परमाणु के केंद्र में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन दिया तीसरा नंबर। तीसरा कंक्लूजन क्या निकाला कि ये वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन यानी बड़े कोण बनाकर वापस जा रहे थे, और कुछ आपको अपने पाथ पर वापस आ रहा था। इससे रदरफोर्ड क्या कहा कि न्यूक्लियस जो होता है वो रिजिड होता है, उसके शेप साइज को नहीं बदल सकते, बिल्कुल अडिग होता है। रिजिंग मतलब अडिग, एक बात पर अड़ गया तो फिर हटने का और डोलने का नाम नहीं लेगा, तो उसके शेप साइज को नहीं बदला जा सकता है। अल्फा पार्टिकल्स रिक्वायर ड्यू टू डायरेक्ट कॉलिजन विथ द हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब कहता है अल्फा पार्टिकल्स जिस रास्ते से गया उसी पर वापस आ गया, तो जैसे तार मोड़ते हैं ना, मेड़ते गया और उसी पर बिल्कुल ऐसे जा रहा है और बिल्कुल ऐसे वापस आ रहा है, ऐसे जा रहा है और बिल्कुल वहां से ऐसे वापस आ गया। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों के बीच में लग रहा होगा, तो जिस रास्ते से गया उसी पर वापस आ गया। ये कंक्लूजन निकाल रहा है, निष्कर्ष निकाल रहा है रदरफोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया रदरफोर्ड
ये तीन चीज निष्कर्ष निकाला। अब उसके पास क्या मिल गया, तो एटम मिल गया। अब एटम मिल गया तो रदरफोर्ड क्या किया, एप्लीकेशन दिया। वो जो अपना थ्योरी दिया था, रदरफोर्ड मॉडल दिया, उसके कुछ एप्लीकेशंस बताए, उसकी कुछ विशेषता बताया कि हमारे मॉडल का क्या सब विशेषता है। इसको जरा ध्यान से आप लोग जान लीजिए कि मैं जो मॉडल दे रहा हूँ इसके पीछे बहुत सारे कारण छुपे हुए हैं, वो क्या सब है उसका निष्कर्षण आपको दिया गया है। कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्कैटरिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या कहता है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड प्रोपोज्ड ए मॉडल ऑफ द एटम, यानी रदरफोर्ड क्या किया, परमाणु का एक मॉडल प्रारूप तैयार किया, और जिसको हम लोग न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। और एटॉमिक मॉडल जो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल है, नाभिक परमाणविक प्रारूप है, वो नाम दिया रदरफोर्ड अपने मॉडल का, ठीक है। और उसके अनुसार बताया कि कोई एटम जो होता है, कोई भी परमाणु जो होता है, उसके पास हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जहां पर सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। यानी रदरफोर्ड ने बताया कि आपको किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर एक आपका छोटा सा हिस्सा उसके केंद्र में पाया जाता है, जिसका नाम हम आपको बता रहे हैं कि न्यूक्लियस है। रदरफोर्ड कह रहा है कि किसी भी परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा हिस्सा हार्ड, रिजिड और डेंस, कड़ा, कठोर, घना और अधिक एक छोटा सा हिस्सा होता है जो एटम के मास को निर्धारित करता है, और उसमें सारे के सारे एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसा रदरफोर्ड ने बताया था, आज भी वो सही है। अब कहता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज न्यूक्लियंस। कहता है यानी न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियंस पाया जाता है। तो न्यूक्लियंस किसको कहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों को एक साथ कलेक्शन करके नाम दीजिएगा तो उसी का नाम न्यूक्लियंस होता है। तो न्यूक्लियंस आपको कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया कि लगभग सारे के होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस न्यूक्लियंस। क्या कहता है कि परमाणु का टोटल मास किसके कारण होता है, तो यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। यानी परमाणु का जो मास होगा उसका निर्धारण कौन करेगा, तो उसका नाभिक करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने हम बॉडी ले रहे हैं, तो इसका टोटल मास कहाँ केंद्रित होगा, तो जहाँ हम उंगली लगा रहे हैं, जहाँ हम क्या लगा रहे हैं, उंगली लगा रहे हैं। जो सेंटर ऑफ मास का कहानी आप लोग पढ़ते होंगे, जहाँ हम उंगली लगा रहे हैं, तो उंगली अगर लगाएंगे, ये कॉपी सीधा नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कोशिश करते हैं, दूसरा लेते हैं पेज। जैसे मान लो कि ये आपका नोट्स है, ठीक है, तो इसको हम उंगली लगा दिए, तो जहाँ हमने उंगली लगाया ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ हम उंगली लगाए हुए हैं ना, तो टोटल का टोटल मास यहीं पर कंसंट्रेट है। दिस इज कॉल्ड द, किसी भी एटम का न्यूक्लियस यही होगा, वही पॉइंट होगा जहाँ पर हमारा उंगली लगा हुआ है। तो टोटल का टोटल मास जो एटम का होता है उसका निर्धारण कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है, ठीक है। अब कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। यानी क्या कहता है कि अलग अलग परमाणु, अलग अलग जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग परमाणु के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं उसका मान अलग अलग होता है। ऐसा नहीं, हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन में एगो प्रोटॉन ही पाया जाता है, तो उसका न्यूक्लियस में तो एगो प्रोटॉन का केवल मास होगा। और वहीं पर सोडियम एटम ले लेते, तो सोडियम में क्या होगा, 11 गो प्रोटॉन होगा, 11 गो न्यूट्रॉन होगा। तो 11 गो प्रोटॉन का मास, 11 गो न्यूट्रॉन का मास, तो टोटल मास को जोड़ देंगे तो प्रोटॉन, सोडियम के न्यूक्लियस का मास होगा, न्यूक्लियन का मास होगा। वैसे ही अगर हम पोटेशियम ले लेते हैं, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो 19 गो प्रोटॉन होगा, 19 गो न्यूट्रॉन हुआ, तो 19 दूनी 38 हो गया। तो 19 गो प्रोटॉन का मास और 19 गो न्यूट्रॉन का मास, दोनों के मास को जोड़ेंगे तब होगा। तो कहता है कि अलग अलग जो एटम होगा वो अलग अलग एटम के नाभिक का अलग अलग मास होता है, अलग अलग पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं जिसका मास अलग अलग होता है। ऐसा आपको एप्लीकेशन में बताया। इतना ही नहीं, कहा कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी न्यूक्लियस का, जो वॉल्यूम होता है बहुत छोटा, यानी एटम के अंदर बहुत कम जगह को, बहुत कम स्पेस को छेकने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। हैव ए माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम, यानी एटम का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसके बराबर, यानी लगभग 10⁻⁻12। अब यहाँ पर बताया है कि न्यूक्लियस का खोज किया, तो कहता है कि न्यूक्लियर का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻13 के बीच होता है, और एटम का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है। दोनों को लिखिएगा, डायमीटर ऑफ एटम बट्टा डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो डायमीटर ऑफ एटम बट्टा डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस निकालिएगा तो 10 पे पावर, यानी डायमीटर जो एटम का होगा
वो आपको कितना गुना होगा, डायमीटर जो एटम का होगा वो आपको न्यूक्लियस के डायमीटर के कितना गुना, 1,00,000 गुना, 10 पे पावर 5 गुना बड़ा होता है। यानी डायमीटर जो एटम से आपका कितना बड़ा, यानी न्यूक्लियस से कितना बड़ा एटम होता है, तो 1,00,000 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, 1,00,000 गुना बड़ा उसका डायमीटर होता है। अब कहता है कि डायमीटर मीन्स साइज जो होगा एटम का वो होगा 10⁵ टाइम्स द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के व्यास से परमाणु का व्यास 1,00,000 गुना बड़ा होता है। रेडियस जो होगा न्यूक्लियस का, रेडियस जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द, यानी रेडियस अगर किसी एटम का निकालते हैं उसके लिए भी हम फॉर्मूला दिए कि रेडियस ऑफ एन एटम बराबर क्या, जो एटम का वॉल्यूम होता है, यानी जो एटम का वॉल्यूम होता है उसका क्यूब रूट, एटम का वॉल्यूम नहीं, जो आपका एटॉमिक मास होता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन एटम का निकालना है आपको रेडियस, हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालना है, तो उसका रेडियस जो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, हाइड्रोजन एटम के नाभिक का रेडियस निकालना है, तो हाइड्रोजन एटम का नाभिक का जो रेडियस होगा वो हाइड्रोजन एटम के मास का क्यूब रूट हो जाएगा। सोडियम एटम के नाभिक का रेडियस निकालना है, सोडियम एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, तो सोडियम एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसका रेडियस, सोडियम एटम का जो एटॉमिक मास नंबर होगा, यानी एटॉमिक मास नंबर जो मास आपको पाए जाते हैं न्यूक्लियस में उसके क्यूब रूट के बराबर होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ होगा, जहां आर आपका क्या होगा, तो आर आपका रेडियस होगा, आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और ए आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके सामने एक फॉर्मूला आएगा, आर बराबर R0 a⁻⁴ सेंटीमीटर, जहां R0 आपका एक कांस्टेंट होता है जिसका मान क्या होता है 1.33 गुने 10⁻⁻3, एक कांस्टेंट होता है। अब आपका जो न्यूक्लियस के रेडियस का एक फॉर्मूला आया वो आर बराबर 1.33 गुने 10⁻13 गुने a⁻⁴ सारा चीज़ हम लिख दिए हैं। इस आप किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं। ये कहानी कौन बताया था, तो ये कहानी बेटा रदरफोर्ड बताया था। अब कहता है कि देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर एक बहुत बड़ा खाली हिस्सा होता है जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, यानी नाभिक का बाहरी हिस्सा कहा जाता है, नाभिक का विस्तृत हिस्सा कहा जाता है। और उसमें आपको क्या पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एटम में होगा वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। इट मीन्स कि आपका एटम जो होगा वो आपका क्या होगा, तो एटम न्यूट्रल होगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इट मीन्स कि एटम न्यूट्रल है। न्यूक्लियर पार्ट जो होता है वो आपको वॉल्यूम को किसको दिखाता है, मास को। तो न्यूक्लियर पार्ट एटम के मास का डिसीजन करता है। न्यूक्लियर पार्ट क्या बताएगा, जो नाभिक का हिस्सा होगा वो आपको एटम के मास का निर्धारण करता है। और न्यूक्लियर के बाहर का जो पार्ट हुआ एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, वो एटम का किसको दिखाता है, वॉल्यूम को दिखाता है। तो एटम का वॉल्यूम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो न्यूक्लियर के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के द्वारा। एटम का मास का निर्धारण कौन करता है, तो जो न्यूक्लियर पार्ट है वो करता है। ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट एटम के मास को बताएगा और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उसके बाहर का पार्ट जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो एटम के वॉल्यूम को दिखाने का काम करता है। ठीक है, अब कहता है कि वॉल्यूम जो होगा एटम का वो लगभग 10⁻15 गुना, यानी किसी भी परमाणु का आयतन उसके न्यूक्लियस के आयतन का कितना बड़ा होता है, 10⁻15 गुना होगा। वॉल्यूम ऑफ द एटम बटा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बराबर क्या, 10⁻15। यानी आपका नाभिक जितना जगह को छेकेगा वो परमाणु के कितना जगह को छेकता है, परमाणु के कितना जगह को नाभिक छेकेगा, तो 1/10⁻15 जगह। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस को कितना न्यूक्लियस को लेगा तो वो एटम के बराबर हो जाएगा उसका वॉल्यूम। तो 10⁻15 संख्या, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। यानी क्या, 10 नील, 10 नील आप लीजिएगा किसको, 10 नील आप न्यूक्लियस को लीजिएगा तो उसका वॉल्यूम एक एटम के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन उसी का होगा जिस एटम का हम चर्चा कर रहे हैं, और एक ही एलिमेंट के एटम और उसी के न्यूक्लियस का चर्चा कीजिएगा तब। तो वॉल्यूम जो होगा किसी भी एटम का वो उसके परमाणु के कितना जगह को छेकता है, उसके आयतन का कितना डिफरेंस है, तो 10⁻15। रेडियस का कहानी हम पहले दिखा चुके।
चौथा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड ऑर्बिट विथ हाई स्पीड। यानी क्या, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है कि इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर बेटा दो फोर्स काम करता है, एक आपको सेंटर की ओर काम करता है फोर्स, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसी को अभिकेंद्रित बल बोलते हैं, अभिकेंद्रित बल कहा जाता है। ये अभिकेंद्रित बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों पर जो चार्ज होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा। आगे हम प्रूव भी करेंगे। तो ये 9 × 10⁻9 गुने ये क्या होगा JDE स्क्वायर बट्टा R जो रेडियस है उसके बराबर होता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और ये जो स्पीड में चक्कर लगाता है तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो mv स्क्वायर बट्टा R के बराबर होता है। इसको उभय केंद्रित बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभय केंद्रित बल कहा जाता है, उभय केंद्रित बल कहा जाता है। और जितना अंदर की ओर लगता है उतना ही बाहर की ओर लगता है। दोनों विपरीत दिशा में समान बल लगता है तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देता है। ठीक है ना, ये बाहर जा सकता है ना ये अंदर जा सकता है। तो दोनों तरफ बल काम करता है। कैसे कैसे काम करता है वो हम दिखा दिए। तो कहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो सेंटर की ओर लगता है, एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग काउंटर बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लग रहा है, तो बाहर की एक फोर्स लग रहा है, एक अंदर की ओर, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। अब कहता है कि दिस मॉडल इज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। ये मॉडल हमारा सोलर सिस्टम की तरह है। कैसे वो भी समझ लो। ये हमारा मॉडल को सौर सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये सन है और सन के चारों ओर आपके क्या होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वैसे ही बिल्कुल उसी तरीका से ये चक्कर लगाता है जैसे सूर्य के चारों ओर आपका ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी मॉडल या सोलर मॉडल भी कह सकते हैं। किसको? इसको कहा जाता है। किसको? जो रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल था वो। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, अब इसमें कुछ कमी भी रह गया। लास्ट पॉइंट और अंतिम टॉपिक का चर्चा कर रहे हैं कि रदरफोर्ड जो मॉडल बनाया उसका दोष क्या सब था, उसमें अवगुण क्या सब था। ठीक है, उसमें क्या सब दोष थे, क्या सब अवगुण था, क्या सब कमी रह गया वो बताते हैं। तो कमी तो अपने में इंसान को नहीं दिखता है, जब दूसरा कोई दिखाता है ना तब उसको समझ में आता है। तो आप देखिएगा अवगुण क्या है। तो पहला अवगुण कहता है कि दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। यानी एटम कब कब अस्थायी होगा उसके अस्थायित्व का चर्चा रदरफोर्ड ने अपने प्रमेय में नहीं किया था, अपने प्रारूप में बिल्कुल नहीं किया कि एटम कब अस्थायी होगा और कब अनस्थायी होगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अभी दिखाए हैं कि मैक्सवेल क्या कहा कि कोई भी पार्टिकल्स जब सर्कुलर पार्ट एक्सेलरेशन में होगा, ऐसे ऐसे नाचेगा, तो नाचने के बाद वो एनर्जी लूज करेगा। लूज करते करते एक समय आएगा कि किससे टकरा जाएगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। अभी हम डायग्राम दिखाए थे। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन लूज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लगातार जब वो वेलोसिटी में होगा, मोशन में होगा, तो एनर्जी लूज करेगा। जैसे जैसे लूज करेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस के करीब आएगा और एक समय आएगा वो नाभिक से टकरा जाएगा। तो एटम क्या हो जाएगा, एटम का विनाश हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हाईली अनस्टेबल हो जाएगा एटम। तो इसका चर्चा रदरफोर्ड नहीं किया था। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एट एवरी टर्न। प्रत्येक चक्कर में एनर्जी लूज करेगा और किसके नज़दीक आते रहेगा, नाभिक के नज़दीक आते रहेगा। और आते आते एक समय ऐसा होगा कि उसके परिणाम होंगे कि वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और टकराने के बाद एटम बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, एटम का विनाश हो जाएगा। ये चर्चा आपको नहीं किया था। तो मैक्सवेल चैलेंज किया और एटम रदरफोर्ड का एक दोष को उत्पन्न कर दिया और बताया कि आपने एटम के स्टेबिलिटी के विषय में नहीं बताया। जैसे जैसे चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा को खोते रहेगा और किसके नज़दीक पहुँचते रहेगा, नाभिक के नज़दीक पहुँचेगा, न्यूक्लियस के नज़दीक पहुँचते रहेगा और एक समय आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा और एटम का विनाश हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। आप इसका चर्चा नहीं किए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा और माना भी रदरफोर्ड कि हाँ भाई ये गलती तो हमसे हुआ। दूसरा क्या कहता है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम
should be continuous, but the actual observation spectrum consists of well-defined lines of definite frequencies. Hence, the loss of energy by electron is not continuous in an atom. अब कहता है कि अब क्या कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लगातार लूज करता है, इसका मतलब जब लगातार यूज करेगा तो उसके जो वर्णपट आएंगे वो आपको एक्चुअल वर्णपट आएंगे, जबकि यहाँ वेल डिफाइंड लाइंस आपको नहीं आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा एटम वो भी आपको कंटिन्यूअसली नहीं करेगा। तो मैक्सवेल ने चैलेंज किया रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड के थ्योरी को कौन चैलेंज कर दिया? प्लैंक्स ने कर दिया कि आप जो कहानी सिखा रहे हैं उसको ज़्यादा लबर लबर मत कीजिए, ज़्यादा लबर लबर मत कीजिए। आप सिखा रहे हैं, पहले आप जानते हैं, सही बात है लूज करेगा, लेकिन लगातार लूज करेगा ये आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो हम जो कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए। आप जो कहानी बता रहे हैं आप भी गलत हैं, आप भी गलत हैं कि इलेक्ट्रॉन लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा, सही बात है, लेकिन लगातार करेगा ये बिल्कुल गलत चीज़ है। लगातार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो वो कहानी हम कहाँ पढ़ेंगे? वो कहानी हम प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इसको भी चैलेंज किया तो ये भी इसका एक दोष हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा देखिएगा क्या कहता है कि रदरफोर्ड का मॉडल जो था, अब क्या बताया आगे, तो रदरफोर्ड का मॉडल कहता है दिस मॉडल डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन टू कैलकुलेट द स्पीड। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाभिक के बाहर एक सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार रास्ता होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। सही बात है, चक्कर लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस गति से चक्कर लगाता है उतनी समझा के हमको बताइए ना, कि पहला ऑर्बिट में उसका स्पीड क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, तीसरा में क्या होगा, चौथा में क्या होगा, और उसके स्पीड को हम निकालेंगे कैसे, ये तो जरा हमको समझा दिए कि उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा। तो रदरफोर्ड मुंह बा दिया, अरे बुर्बक तू सब हमरे पीछे लगल है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो बताएंगे बाद में, लेकिन नहीं बता पाए। तो ये भी उसका एक अवगुण और दोष था। नेक्स्ट कहता है कि दिस मॉडल डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी पहला कक्षा का त्रिज्या क्या होगा, यानी सर्कुलर पाथ जो होगा यहाँ से ये, इसका पहला ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, ये आर क्या होगा, R1 नहीं बता पाया, ये R2 क्या होगा नहीं बता पाया, ऐसे ही आपके R3 क्या होंगे नहीं बता पाया। तो रेडियस निकालने का भी कोई तरीका आपको रदरफोर्ड ने नहीं दिया, ये भी गलत था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ द, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आएगा, ऐसा कंटिन्यूअस का कहानी कौन कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। प्लैंक्स ने कहा कि कंटिन्यूअस नहीं आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा, लेकिन रदरफोर्ड न कंटिन्यूअस दिखाया और न ही डिसकंटिन्यूअस दिखाया। वो बेचारा दोनों में सरेंडर कर गया, ये भाई अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है, अब आगे का कार्यभार तुम लोग संभालो, जितना हमसे होना था हो गया, अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी अवस्था इस योग नहीं है। तो ये 5 का 5 ड्रॉबैक्स था और दूसरे के भरोसा छोड़ के चला गया। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं होना चाहिए। हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते एकदम पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज कीजिए, एक एक चीज़ टू द पॉइंट जो आपको दिया गया है उसको कॉपी में लिखिए। जिस बच्चे को ज़्यादा दिक्कत होगा बहुत जल्दी हम इस लेक्चर को हिंदी में लाएंगे, नहीं तो टोटल का टोटल PDF आपको जैसे इंग्लिश वाले को दिए हैं वो हिंदी में देंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।